Hello students, myself Riya, your chemistry faculty at competition. So students, हम लोगों ने इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड 52nd के सॉल्यूशंस की सीरीज़ स्टार्ट की थी। प्रॉब्लम 1 अपलोड हो चुका है, जिन्होंने चेक नहीं किया है वो जाकर चेक कर सकते हैं। और आज मैं आपके सामने प्रॉब्लम 8 लेकर आई हूँ। तो आप सोच रहे हो कि मैम प्रॉब्लम 1 से डायरेक्ट प्रॉब्लम 8 पे क्यों आ गए हम लोग, बीच के प्रॉब्लम्स कहाँ गए? तो देखो, उन प्रॉब्लम्स के लिए आपको कुछ नए कंसेप्ट, जैसे कि आपको पता है कि उसमें कुछ नए टॉपिक्स भी इन्वॉल्व हैं, तो वो जानने होंगे, तभी वो प्रॉब्लम्स आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो हम एक एक करके कंसेप्ट और क्वेश्चंस करेंगे। बट ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आप जो जेई का पढ़ते हैं, जेई का आपने पढ़ा हुआ है, उससे भी कर सकते हो। और आप देखोगे रिएक्शंस जो हैं आपके वो जेई वाली ही हैं। जेई एडवांस के लिए भी इस जो क्वेश्चन है इम्पॉर्टेंट है। आपको बोरोन की जो रिएक्शंस हैं वो रिवाइज हो जाएंगी। ठीक है, तो देखो क्या कह रखा है इस प्रॉब्लम में। बेसिकली नाम मैंने आपको बताया था कि प्रॉब्लम्स में इन्होंने एक हेडिंग, एक नाम दिया हुआ है हर प्रॉब्लम को। यहाँ पर नाम दिया है बोरोन कंपाउंड एंड हाइड्रोजन स्टोरेज। बोरोन के कंपाउंड्स की बात करेंगे और उनमें कैसे हाइड्रोजन स्टोरेज किया जाता है, उनको कैसे यूज़ किया जाता है, उसकी बात करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली ये तो ऐसे ही बताया हुआ है कि टर्की में जो वर्ल्ड का 73% बोरोन रिजर्व है वो टर्की में प्रेजेंट है। देन यहाँ पर हमें एक इंफॉर्मेशन दी हुई है। क्या इंफॉर्मेशन है, किस किस के बारे में है? सबसे पहले तो किस किस के बारे में, क्योंकि देखो ऐसे प्रॉब्लम्स, जो ऐसा पेपर है, ऐसे पेपर्स में आपको एक एक लाइन ध्यान से केयरफुली पढ़नी पड़ती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट क्वेश्चन में कूद जाओ। मेरे को तो केमिकल रिएक्शन बोली है, क्वेश्चन क्या बोला है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ NaBH4 फ्रॉम दिस। अब आप सोचते रहोगे कि मैम बोरेक्स से NaBH4 कैसे बनाएं, क्या रिएक्शन करें, क्या रिएक्टेंट ऐड करें, कैसे प्रोडक्ट बनेगा, और आपने पैरा पढ़ा ही नहीं, तो आप क्वेश्चन कर नहीं पाओगे, क्योंकि पैरा में लिखा है, पैराग्राफ में लिखा है कि कैसे बनेगा ये। आपको सिर्फ बैलेंस करना है उस रिएक्शन को। पढ़ो क्या लिखा है कि हमारे पास NaBH4 है, ओके, और अमोनिया बोरेन है। ये दो इंपॉर्टेंट केमिकल कंपाउंड है जो एज अ हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल यूज किया जाता है। आप लोगों को विजिबल तो है ना? हाँ, ओके। तो सी, अब इस क्वेश्चन में हम बोरोन की केमिस्ट्री को एक्सप्लोर करेंगे और कैसे उनको हाइड्रोजन स्टोरेज मटेरियल के तौर पे यूज किया जाता है वो देखेंगे। ठीक है, तो बोरेक्स जो है, बोरेक्स का फार्मूला सबको पता है कि एक बोरोन का मिनरल है जो इस कंपनी के द्वारा बनाया जाता है टर्की में। ठीक है, फिर NaBH4 कैन बी सिंथेसाइज, देखो यहाँ लिखा हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए लाइन, कि ये सिंथेसाइज किया जाता है रिडक्शन ऑफ एनहाइड्रस बोरेक्स। आप एनहाइड्रस बोरेक्स ले लो, उससे हम इसका रिडक्शन करके NaBH4 बना सकते हैं। रिडक्शन किससे करना है बच्चा? मेटेलिक सोडियम अंडर हाई प्रेशर हाइड्रोजन गैस इन प्रेजेंस ऑफ SiO2 एट दिस टेम्परेचर, और इसे बेयर्स प्रोसेस बोलते हैं। मतलब आपका जो पहला क्वेश्चन था वो सॉल्व हो गया। क्या है पहला क्वेश्चन, कि हमें एनहाइड्रस बोरेक्स Na2B4O7 से मुझे NaBH4 बनाना है, और उसने साफ साफ आपको लिख के दिया है कैसे बनाना है। सोडियम की रिएक्शन कराएंगे सिलिका से 700 डिग्री सेल्सियस पे हाई प्रेशर पे, और हमें NaBH4 मिल जाएगा। बाय प्रोडक्ट आपको खुद सोचना पड़ेगा। आप खुद सोचो, NaBH4 हो गया, मतलब Na और BH4 यूज हो गया। अब सिलिका जो है वो किस फॉर्म में चला जाएगा? Na2SiO3। ओके, क्योंकि SiO2 एसिडिक है, NaOH बना होगा, उससे बेस रिएक्शन करके सॉल्ट बना लिया होगा। ठीक है, अब इसको बैलेंस करना है। इंपॉर्टेंट क्या है, बैलेंस करो, बैलेंस रिएक्शन चाहिए इनको। हिट एंड ट्रायल मेथड से बैलेंस करेंगे। तो हिट एंड ट्रायल से अगर आप बैलेंस करते हो तो यहाँ 4 बोरोन है, 4 बोरोन है, 4 बोरोन है, तो यहाँ भी 4 बोरोन होंगे। क्लियर? ओके, अब आपको क्या बैलेंस करना है? सिलिकन। सिलिकन यहाँ भी एक है, यहाँ भी एक है, लेकिन अगर मैं ऑक्सीजन बैलेंस करूँ तो 7 + 2 9 ऑक्सीजन इधर है और 3 ऑक्सीजन इधर है, तो ऑक्सीजन जो है वहीं से बैलेंस हो सकता है। तो मतलब सिलिकन के में भी चेंज आएगा, ऑफ कोर्स सी बात है। अगर मैं यहाँ ऑक्सीजन चेंज करती हूँ तो सिलिकन में चेंज आएगा, अगर यहाँ सिलिकन में चेंज आएगा तो मुझे यहाँ सिलिकन में चेंज करना पड़ेगा, तो दोबारा ऑक्सीजन में चेंज आएगा। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा, हिट एंड ट्रायल लगाना पड़ेगा। पहले आप 1-1 लेके चल लो, उससे काम नहीं बनेगा। 2-2 लेके चल लो, नहीं बनेगा। ऐसे करके हम 7 पे पहुंचेंगे तो 7 से काम बन जाएगा। 7 सिलिकन और 14 + 7 21 ऑक्सीजन इधर, 21 ऑक्सीजन उधर। ठीक है, अब कोई और बैलेंसिंग बची है? अच्छा, सोडियम देखो,
14 प्लस 4 16 हो गए, इधर 2 ही है तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 14 आ जाएगा। क्लियर? सो दिस इज योर बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन टू फॉर्म NaBH4 फ्रॉम एनहाइड्रस बोरेक्स। ये रिएक्शन आप याद करना चाहो तो याद भी कर सकते हो, मर्जी है। ओके, इज दिस क्लियर? देखा कि कितना इजी क्वेश्चन था, मुश्किल नहीं था और जेई के पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चा? राइट अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ अमोनिया बोरेन फ्रॉम NaBH4। NaBH4 से अमोनिया बोरेन बनाना है। अमोनिया बोरेन इज व्हाट? BnH6। ये आप सोच रहे हो कि हमें ना नया सा कंपाउंड है BnH6, समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा कंपाउंड है, हमने तो नहीं सुना कभी इसका नाम। सुना है, अभी बात करेंगे आगे, जब क्वेश्चन आएंगे ना तब देखना, तब क्लियर होगा, तब इसकी मिस्ट्री खुल जाएगी कि क्या है ये। ठीक है, अभी के लिए इतना ही देखते हैं। अब देखो, अब आगे सुनो, BnH6 कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय द रिएक्शन ऑफ NaBH4 एंड अमोनिया सल्फेट, अमोनियम सल्फेट इन ड्राई टेट्रा हाइड्रोफ्यूरान। अमोनियम सल्फेट ले लो और बस यही लेना है, और ड्राई THF लेना है, मतलब बनेगा क्या क्या? BnH6 बनेगा। और साथ में हिंट में लिखा है कि जब BnH6 बन रहा होगा तो एक फ्लेमेबल गैस भी जनरेट होती है एज अ बाय प्रोडक्ट विच इज हाइड्रोजन गैस, विच इज हाइड्रोजन गैस। ओके, तो ये बाय प्रोडक्ट हो गया और अमोनिया किस फॉर्म में चला जाएगा? अमोनिया सॉरी सोडियम, सोडियम जो है वो सल्फेट बना लेगा, क्योंकि हमारे पास बोरोन और अमोनिया तो इधर BnH6 में आ गए। क्लियर? अब रिएक्शन बैलेंस करनी है, क्योंकि बैलेंस केमिकल इक्वेशन बोला है तो बैलेंस तो अब आप कर ही सकते हैं। 2 नाइट्रोजन यहाँ है तो 2 यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, दो नाइट्रोजन हो गए, 2 बोरोन है, इधर 2 हो जाएगा। सोडियम 2 बैलेंस ही है, सल्फेट भी बैलेंस है। अब हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 4 2 8, 8 प्लस 8 16, तो इधर 8 से मल्टीप्लाई कर दो एंड योर रिएक्शन इज बैलेंस्ड। Is this clear to you? Okay. Next question. Draw the molecular geometry of this and this. आपको molecular geometry बोरोहाइड्राइड टेट्राहाइड्रोबोरेन की इसकी करनी है और इसकी करनी है। इसकी तो आपको पता ही है, मतलब कितना इजी क्वेश्चन है, आपको डायरेक्ट ज्योमेट्री लिखनी है। आप केमिकल बॉन्डिंग में कितनी बार पढ़ चुके हो ये चीज़। टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री होगी इसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी और ये बनेगा, है ना? तो आपको ऐसा ही बनाना है। हो सकता है वेज डैश में भी बोला हो कि आपको, क्योंकि टेट्राहेड्रल है तो एक आप वेज पे दिखा दो, एक डैश पे दिखा दो। क्लियर? ओके। अब BnH6 की, मैम हमें क्या पता BnH6 की ज्योमेट्री कैसी होगी, तो इसके लिए ना आपको एक हिंट दिया है पैरा में, क्या कि एक लुईस एसिड बेस अडक्ट है ये, लुईस एसिड बेस अडक्ट। अब कुछ क्लिक किया, BnH6 इज BH3 और इसको अमोनिया अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, इसीलिए तो इसका नाम अमोनिया बोरेन है, अमोनिया बोरेन। आपने पढ़ा है कि लुईस एसिड बेस अडक्ट बनता है, अमोनिया के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, बोरोन के पास वेकेंट p ऑर्बिटल है। लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन अमोनिया अपने नाइट्रोजन अपने डोनेट कर देता है ताकि बोरोन का ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। तो बस आपको तो अब इसका स्ट्रक्चर ही बनाना है। स्ट्रक्चर बनाने के लिए ज़्यादा दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ये है, ऐसा दिखा सकते हो इसको, और चाहो तो वेज डैश में भी दिखा सकते हो। टेट्राहेड्रल है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, दोनों sp3 हाइब्रिडाइज्ड एटम्स हैं, बोरोन और नाइट्रोजन। इसको ऐसा दिखाना है, ऐसा दिखा लो, और अगर आपको चार्जेस में दिखाना है तो चार्जेस में भी हम दिखा सकते हैं, पॉजिटिव और इधर नेगेटिव। इज दिस क्लियर टू यू? ओके। तो मैंने बोला था ना कि देखा देखा है, ऐसा अगर इसको ऐसा लिख दिया तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपको पढ़ानी है, आपने पढ़ा हुआ है, इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक मेरे को ऐसा नहीं लग रहा कि आपने कोई रिएक्शन ऐसी हो कि नहीं समझ आई हो, और जो भी अगर नहीं आई होगी तो वो पहले से ऑलरेडी उन्होंने लिख के दी है। ओके, देन कैलकुलेट द हाइड्रोजन कंटेंट ऑफ, हाइड्रोजन कंटेंट कैलकुलेट करना है इन दोनों में। कितना ईजी है, मतलब ये मैथ्स तो आपको आनी ही चाहिए। परसेंटेज बाय मास ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ऊपर हाइड्रोजन का मास, नीचे टोटल मास ऑफ
कंपाउंड इंटू 100। तो यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो 4 हाइड्रोजन आटम है, एक हाइड्रोजन आटम का 1 AMU होता है, तो 4 AMU डिवाइड बाय, अगर इसका मास निकालें तो कितना हो जाएगा, सोडियम 23, दिस इज 10, दिस 4, 37 इंटू 100। सॉल्व करो और परसेंटेज बाय मास अगर मैं इसका हाइड्रोजन का ही इन BNH6 निकालूं तो बच्चा कितना हो जाएगा, 6 हाइड्रोजन डिवाइड बाय 10 प्लस होता है 24, 24 प्लस 6 30 इंटू 100, तो ये 20% के अराउंड आ जाएगा इसमें। तो और इसमें देख लेना, आई थिंक 16 पॉइंट समथिंग के अराउंड आएगा, कैलकुलेट कर लेते हैं। 4 डिवाइड बाय 37, $10.6 के अराउंड कुछ आएगा। ओके, क्लियर? बस आपको लिखना अच्छे से था और इसके आपको 2 पॉइंट्स मिल जाते, ठीक है। ये 2 पॉइंट का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में पैराग्राफ चेंज हो गया, अब उससे रिलेटेड क्वेश्चन नहीं है, नया आ गया। हाइड्रोजन स्टोर्ड इन बोथ कंपाउंड्स, बोथ कंपाउंड्स कौन कौन, सोडियम बोरोहाइड्राइड और जो हमारे पास अमोनिया बोरेन था, उनमें जो हाइड्रोजन स्टोर किया गया वो हाइड्रोलिसिस रिएक्शन से निकाल लिया गया, ठीक है। और एक सुटेबल कैटलिस्ट की रिएक्शन कराई गई उससे। हाइड्रोलिसिस रिएक्शन करने पे 4 और 3 मोल हाइड्रोजन रिलीज हुआ, जब 1 मोल हाइड्रोलिसिस NaBH4 का किया और 1 मोल BNH6 का किया, ठीक है। तो हमारे पास रिस्पेक्टिवली अलॉन्ग विद मेटाबोरेट एनायन, और हमें साथ में क्या मिला, मेटाबोरेट एनायन मिला। मेटाबोरेट एनायन तो आपने पढ़ा ही होगा, BO2 माइनस को बोलते हैं मेटाबोरेट आयन। दिस इज मेटाबोरेट एनायन, BO2 माइनस एंड BO3 3 माइनस इज ऑर्थोबोरेट आयन, ठीक है। तो आपको केमिकल रिएक्शन लिखनी है, हाइड्रोलिसिस ऑफ दिस, सब कुछ तो बताया हुआ है, सिर्फ बैलेंस केमिकल रिएक्शन ही तो लिखनी है। NaBH4 जो है वो हाइड्रोलाइज करके हाइड्रोजन गैस बना रहा है और साथ में मेटाबोरेट आयन बना रहा है, तो कैटायन Na है तो NaBO2 बन जाएगा। अब रिएक्शन बैलेंस करनी है, उसने ऑलरेडी बोला है 1 मोल NaBH4 है तो 4 मोल हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है, तो 4 मोल यहाँ पर मैंने लिख दिया। और सोडियम बोरोन बैलेंस है, अब सिर्फ ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बैलेंस करना है। यहाँ पर 4 हाइड्रोजन, यहाँ 8, तो यहाँ 4 से 2 से और मल्टीप्लाई कर दो, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या बोला है, अमोनिया बोरेन वाटर से रिएक्ट करता है, इसका 1 मोल जब रिएक्ट करता है तो 3 मोल हाइड्रोजन निकलता है और इसमें भी मेटाबोरेट आयन बनता है, बट अब की बार अमोनिया एज अ कैटायन एक्ट करेगा। इज दिस क्लियर? अब बताओ, बैलेंस करें, बैलेंस बोरोन और नाइट्रोजन बैलेंस है, हाइड्रोजन बैलेंस करना है, 6 + 4 10, 6 ऑलरेडी है, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस रिएक्शन इज बैलेंस्ड। मतलब कितना टाइम लगेगा आपको ये क्वेश्चन करने में, बस ये पढ़ के फटाफट आप लिख दोगे, है ना, इतना इजी है। नेक्स्ट आगे चलते हैं। वन ऑफ द सिंपलेस्ट स्टेबल बोरेट्स इज डाइबोरोन ट्राइऑक्साइड, B2O3 की बात कर रहे हैं। देखो इसमें NaBH4 की बात कर ली, BNH6 की बात कर ली, ठीक है। अब ये आ गया ऑक्साइड्स पे। हमने B2O3 की बात करी, उसमें हायर बोरेट दिया हुआ है, उसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है B3O6 3- है, उसका एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है जिसमें BO बॉन्ड प्रेजेंट है। और B2O3 जो है वो एसिडिक कंपाउंड है जो कि वाटर से रिएक्ट करके बोरिक एसिड बनाता है। और अगर उसकी रिएक्शन हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर पे की जाए अमोनिया के साथ तो हमें BN मिलता है, बोरोन नाइट्राइड। क्लियर? ग्रेफाइट जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसका आपने पढ़ा भी होगा, बोरोन नाइट्राइड। तो हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है इसकी सिंथेसिस की, तो कैसे लिखेंगे, पहले बोरिक एसिड की लिखो। तो बोरिक एसिड तो सिंपल है ना कि B2O3 की रिएक्शन वाटर से अगर आई और H3BO3 बन गया, इसमें तो कोई साइड प्रोडक्ट भी नहीं बनना चाहिए, बनेगा क्या, नहीं बनेगा। बस देख लो बैलेंस है क्या, इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 2 3 6, इधर बस बैलेंस हो गई केमिकल रिएक्शन, यही होगी और कुछ तो नहीं करना। 3 3 6 3 दूनी 6, बिल्कुल। देन बोरोन नाइट्राइड बनाना है। बोरोन नाइट्राइड कैसे बना रहा है, B2O3 की रिएक्शन अमोनिया से करा रहा है हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पे। बट इस पेपर में ना
इम्पॉर्टेंट क्या है कि आप लिख के कैसे आते हो, मतलब आपको अच्छे से लिख के आनी है, अच्छे से रिएक्शन लिखनी है, बैलेंस करना है, और फिर ये जो हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर लिखा है वो भी मेंशन करना है, ठीक है, लिखना इंपॉर्टेंट है। BN बनेगा, साथ में वाटर भी बन रहा होगा टू बैलेंस द रिएक्शन। तो देखो यहाँ पर 2, यहाँ 2, तो यहाँ 3, क्लियर। तो ये केमिकल रिएक्शन बैलेंस हो गई। अगर आप रिएक्शन बैलेंस नहीं करके आते हैं तो मार्क्स नहीं मिलेंगे, इसमें पार्शियल मार्किंग नहीं थी, और क्वेश्चन में पार्शियल मार्किंग भी हो जाती है, बट क्योंकि रिएक्शन तो उसने लिख के दिए ना, अब वो ये बोलेगा मैंने खाना परोस के तुम्हें दे दिया, अब तुम बैलेंसिंग भी नहीं कर पा रहे, तो क्वेश्चन में पूछा क्या है मैंने, बैलेंसिंग ही तो पूछी है, केमिकल रिएक्शन तो दी है मैंने, क्लियर। नेक्स्ट आगे, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ B3O6 नेगेटिव। पहले तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाओ, बोरिक एसिड का H3BO3 का बनाओ, और बोरोन नाइट्राइड का बनाओ। ओके, अब बोरोन नाइट्राइड क्योंकि आपको पता है एक पॉलीमरिक स्ट्रक्चर है, BNX की फॉर्म में होता है, तो आपको इसमें जो शो करने हैं वो 10 बोरोन एटम शो करने हैं, ठीक है। अगर एक भी कम किया तो मार्क्स नहीं मिलेगा, 10 बोरोन एटम होने चाहिए। तो सबसे पहले B3O6 नेगेटिव बना लेते हैं। इसने पहले ऑलरेडी ही लिखा है कि मेरे को साइक्लिक स्ट्रक्चर चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को साइक्लिक स्ट्रक्चर चाहिए, BO बॉन्ड होंगे उसमें। तो जैसे आप S3O93 नेगेटिव का बनाते हो वैसा ही बनाना है। मतलब JEE वाले बच्चों ने तो ये अच्छे से, एडवांस वाले बच्चों ने तो रट रखी होंगी ये चीज़ें, है ना, ये आता ही होगा, क्लियर। और जो रिएक्शन नहीं आती है वो रिएक्शन उसने दी है। बोरिक एसिड का कैसे बनाओगे, बोरिक एसिड का तो हम कितनी बार बनाते हैं, ओके। देन यू हैव बोरोन नाइट्राइड शीट। एज यू नो बोरोन नाइट्राइड शीट जो है, मैं यहाँ पे एक बार ये रब कर देती हूँ तो समझ आई गया होगा आप लोगों को। बोरोन नाइट्राइड जो शीट है वो ऐसी होती है ना, अगर मुझे एक मॉलिक्यूल की बनानी है, एक ऐसे, और फिर मैं इसको ऐसे इसके इधर 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 ऐसे दिखा के कि ये शीट होती है, ठीक है। बट उसने बोला 10 बोरोन एटम शो करो, तो यू हैव टू शो 10 बोरोन एटम्स, तो आपको बनाना पड़ेगा और भी रिंग में, ऐसे इधर भी बना दो, कितने हो गए, 3, 2 5, 2 7, एक और दिखा दो इधर की तरफ, ठीक है, दोनों ही हुए ना, और एक इधर की तरफ दिखा दो, ओके। 10 हो गए आई थिंक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब इनको इधर ऐसे एक्सपांड कर दो, क्योंकि इधर बॉन्ड बना रहे होंगे ना आगे और भी, और ये एक्स फॉर्म में जाएगा, क्लियर। सो दिस इज योर ग्रेफाइट लाइक स्ट्रक्चर, लेयर स्ट्रक्चर होता है BN का, बोरोन नाइट्राइड। नेक्स्ट वी हैव, अब हम आ गए, अब हमने ऑक्साइड्स की भी बात कर ली, अब हम आ गए बोरेन्स पे, B2H6। B2H6 एज यू नो कि JEE के लिए कितना इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल है, और यहाँ पर भी क्वेश्चन पूछा है, तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। बोरोन हाइड्रोजन कंपाउंड्स को बोरोन बोला जाता है, एक इंपॉर्टेंट क्लास है बोरोन कंपाउंड की। सिंपलेस्ट बोरोन जो है वो डाइबोरेन कहलाता है, और हायर बोरेन्स भी हम बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। हम डाइबोरेन को बना सकते हैं बोरोन हेलाइड से और एक हाइड्राइड सोर्स से। B2H6 को बनाने की रिएक्शन आपने पढ़ी होंगी, है BF3 की रिएक्शन LiBH4 से करा दो, NaBH4 से करा दो, ये रिएक्शंस हम P ब्लॉक में पढ़ते हैं। तो देखो क्वेश्चन क्या दिया है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द सिंथेसिस ऑफ डाइबोरेन फ्रॉम रिएक्शन ऑफ BF3 एंड LiBH4। BF3 भी लेना है और LiBH4 भी लेना है। मैम ये रिएक्शन तो मैंने पढ़ी हुई है, याद भी बहुत बार की हुई है। इसका जो प्रोडक्ट बनता है वो B2H6 बनता है और LiBF4 बनता है। देखो इसने अब रिएक्शन में प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट नहीं बताया। क्यों नहीं बताया? क्योंकि इसको लग रहा था कि आपको ये चीज़ तो पता होगी ना, इतना तो पढ़ते ही हो ना आप, ठीक है। तो अब बैलेंस कर लो, 2 बोरोन है, वहाँ 3 बोरोन है। कैसे बैलेंस करें? उधर कितने, फ्लोरीन से बैलेंस कर लो। फ्लोरीन यहाँ पे 4 है ना, यहाँ 3 है, तो 4/3 कर लो। तो 4/3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी 3 आ जाएगा, इधर 3 आ जाएगा, 3। ओके, तो बोरोन कितने हो गए? 4 + 3 7 हो गए, ठीक है, जिसमें 3 लिथियम है, तो 3 इधर आ जाएगा ये,
और इधर ये 2 आ जाएगा। अब देखो रिएक्शन क्या बैलेंस है, बिल्कुल बैलेंस हो गई रिएक्शन। ओके, सो दिस वाज योर केमिकल रिएक्शन टू फॉर्म डाइबोरेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। डाइबोरेन की मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री पूछी है, कितनी बार बताओगे? ये तो कोई नींदों में भी उठा के पूछे तो भी आना चाहिए, है ना? ऐसा और ये ऐसा। ओके, दिस इज योर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री ऑफ B2H6, sp3 हाइब्रिडाइज्ड बोरोन एटम है यहाँ पर। नेक्स्ट, बोरेन एक अनस्टेबल हाईली रिएक्टिव मॉलिक्यूल है, इसीलिए उसे आइसोलेट करना मुश्किल है। एज यू नो कि BH3 जो है वो B2H6 में कन्वर्ट हो जाता है डायमराइज करके, ठीक है, क्योंकि उसमें क्या है, अपने पास वेकेंट ऑर्बिटल प्रेजेंट है। लेकिन उसको स्टेबलाइज किया जा सकता है अगर हम उसकी रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से CO से कराएं, क्योंकि वो अडक्ट बना लेता है BH3CO, ये भी आपने देखा होगा अडक्ट। अब इसमें ये बोला है कि क्वेश्चन में लुईस डॉट स्ट्रक्चर दिखाओ BH3CO का। अब अगर आप CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाओ ना, CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बनता है। ओके, यहाँ एक लोन पेयर और ये फॉर्मल चार्ज है माइनस और प्लस, क्योंकि इसमें बोला है फॉर्मल चार्ज भी दिखाने हैं। CO का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ऐसा बनता है, BH3 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर ओके ट्रायगोनल प्लेनर होता है, इसमें कोई अभी फॉर्मल चार्ज नहीं है, कोई लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं है। लेकिन जब ये इसको अपने इलेक्ट्रॉन देगा, अब इलेक्ट्रॉन दे क्यों रहा है, क्योंकि CO के पास लोन पे इलेक्ट्रॉन होमो में प्रेजेंट है जो कि वो डोनेट कर सकता है, और BH3 बेचारा कंगाल है, उसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है। तो अगर मैं इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाऊं तो कुछ ऐसा बनेगा, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन आ जाएगा, ये सॉरी बोरोन sp3 हाइब्रिडाइज्ड आ जाएगा, ये C, ये आप डायरेक्ट ऐसे दिखा सकते हो, बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड O, यहाँ पर ये है ही, ये फॉर्मल चार्ज पॉजिटिव, इस पर अब कोई फॉर्मल चार्ज नहीं होगा, इस पे ये फॉर्मल चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। इज दिस क्लियर? सो ये हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखो ये क्वेश्चन में क्या पूछा है कि अगर हमारे पास CO मॉलिक्यूल जो है वो बॉन्ड बना रहा है, तो CO जो C और O का जो बॉन्ड है उस पर क्या फर्क पड़ेगा। अगर CO जो है BH3 के साथ बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो जब फ्री CO है और जब वो बॉन्ड करके CO बना है तो उस पर क्या डिफरेंस क्रिएट होगा। तो वो बॉन्ड जो है क्या लॉन्गर हो जाएगा, क्योंकि पाई बैक डोनेशन हो रहा है फ्रॉम BH3 टू CO। बोरोन के पास तो खुद इलेक्ट्रॉन नहीं है, उसने तो अपना ऑक्टेट कैसे न कैसे पूरा किया है, तो वो दोबारा पाई बैक डोनेशन क्यों करेगा, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। ये लॉन्गर हो जाएगा क्योंकि अपने पाई बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है। अब देखो CO, अगर आपको पता करना है कि CO कौन से इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है तो उसका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम पता होना चाहिए, और अगर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम आप जानते हो तो उसमें आपने देखा होगा कि CO का नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल जो है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, उसमें स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर होता है, नो डाउट, ठीक है, लेकिन होता वो नॉन बॉन्डिंग है। क्लियर? तो हम ये नहीं बोलेंगे कि वो पाई बॉन्डिंग कर रहा है, वो एंटी बॉन्डिंग करेगा, अगर करेगा भी तो ना, ठीक है। फिर उसने बोला है क्या शॉर्टर हो जाएगा क्योंकि वो पाई स्टार कर रहा है, पाई स्टार भी नहीं कर रहा ना, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन्स हैं हैविंग स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर। ओके, सो इसका ये मतलब हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका क्लियर होगा, सही होगा कि कोई ज़्यादा चेंज नहीं आएगा, क्योंकि CO जो है वो मेनली नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स BH3 को डोनेट कर रहा है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये समझना इंपॉर्टेंट है कि CO जो है वो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है जो कि हैविंग स्लाइटली एंटी बॉन्डिंग कैरेक्टर, इसीलिए ज्यादा चेंज नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो स्लाइट चेंज आएगा, उसने लिखा है कि स्लाइट आएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, बोराजीन की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है बोरोन के सारे कंपाउंड्स यूज हो जाएंगे यहाँ पे। बोराजीन की बात कर रहा है, बोराजीन का हमें पता है क्या क्या बोला है उसने, B3N3H6 स्ट्रक्चर होता है, बेंजीन के आइसो स्ट्रक्चरल होता है, बिल्कुल सही बात है। अब बोरेजीन को बनाने का तरीका बताया है कि बनाने के लिए 2 स्टेप यूज होते हैं। पहला स्टेप क्या है कि बोरेजीन जो है वो ट्राइक्लोरो डेरिवेटिव बनाता है, अमोनियम क्लोराइड के साथ BCl3 की रिएक्शन करके B3N3H3Cl3 बनता है, और फिर वो B3N3HCl3Cl3 रिएक्ट करता है LiBH4 के साथ इन प्रेजेंस ऑफ THF टू गिव B3N3H6।
ठीक है। अब क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन क्या दिया है, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो जो 2 स्टेप सिंथेसिस है बोरोजीन की फ्रॉम अमोनियम क्लोराइड इन THF। और इसमें एक और हिंट दी है कि THF जो है, जो एक बाय प्रोडक्ट बन रहा है, उसको भी स्टेबलाइज कर रहा है बाय फॉर्मिंग लुईस एसिड बेस प्रोडक्ट। तो देखो रिएक्शन तो मैंने लिखी ली ऑलरेडी वहां से, अब बैलेंस करना है तो बैलेंस कर दो। अमोनिया कितना है 3, बोरोन कितना है 3, ओके। तो साइड में एज अ बाय प्रोडक्ट HCl कुछ भी बन रहा होगा शायद, है ना, तो बैलेंस कर 3 Cl तो ऑलरेडी है, तो 9 Cl इधर आ गए, 9 हाइड्रोजन और 9 3 12, बिल्कुल बैलेंस हो गई रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन में क्या है हमारे पास, 3 नाइट्रोजन बैलेंस है, 3 बोरोन बैलेंस है, बट साथ में कोई बाय प्रोडक्ट भी बन रहा है, और जो बाय प्रोडक्ट बन रहा है वो THF से स्टेबलाइज भी हो रहा है। तो THF से स्टेबलाइज BH3 होगा, BH3 जो है वो मॉलिक्यूल ऐसा बनेगा जो THF से क्या हो रहा होगा, स्टेबलाइज हो रहा होगा। क्लियर, ओके। और हमारे पास साथ में क्या बनेगा, LiCl बनेगा। तो बस अब चेक कर लो, बैलेंसिंग 3 आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ 3 आ गया तो यहाँ भी 3 आ जाएगा, ओके। सो यहाँ भी 3 आ जाएगा। अब हाइड्रोजन देख लो, हाइड्रोजन क्या बैलेंस है, Cl बैलेंस है, हाइड्रोजन 3 3 9 6 15 है राइट हैंड साइड पे, और 4 दिया, बिल्कुल रिएक्शन इज बैलेंस्ड। क्लियर, नेक्स्ट आगे, ड्रॉ द मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर ऑफ बोरेजीन। बोरेजीन का स्ट्रक्चर एज यू नो कैसे बनता है, बेंजीन जैसा बनता है। स्टार्ट कर दो बनाना। ओके, देन हमने सिमेट्रिकली ट्राई सब्स्टिट्यूटेड क्लोरीन, मतलब B3N3H3Cl3। तो ये कैसे बनेगा, सेम स्ट्रक्चर रहेगा जैसा बोरेजीन का था, उसमें बस हाइड्रोजन ही तो चेंज हुआ है। अब यहाँ पर बोरोन पे क्या आ जाएगा अपने पास, Cl Cl Cl, और नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन। क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैटलिस्ट आर सब्सटेंसेस दैट एक्सेलरेट द रेट ऑफ रिएक्शन। अब कैटलिस्ट की बात कर रहे हैं, बोरोन के ही केस में, मतलब बोरोन चला गया, बोरोन कंपाउंड्स हो गया, अब ये कैटलिस्ट पे आ गया। अब ये बोल रहा है कि कैटलिस्ट की जो एक्टिविटी है वो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी से डिटरमाइन की जाती है। टर्नओवर फ्रीक्वेंसी जो है वो कैलकुलेट कैसे की जाती है, टर्नओवर फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला दिया है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैटलिस्ट इनटू टाइम, ओके। सो दिस इज योर टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। फिर उसके बाद उसने दिया है कि जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं BnH6 का 10 ml पानी में यूजिंग इतना मिलीमोल BnH6 और इतना मिलीग्राम कैटलिस्ट, दिस इज योर कैटलिस्ट, ओके, जिसमें प्लैटिनम इतना % प्रेजेंट है, तो इतना ml हाइड्रोजन गैस जो है प्रोडक्ट के फॉर्म में मिलता है 5 मिनट में, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोला है कि कैलकुलेट करो टर्नओवर फ्रीक्वेंसी इस कैटलिस्ट की सिर्फ प्लैटिनम एटम के केस में, मतलब सिर्फ आपको प्लैटिनम एटम की जो कैटालिटिक प्रॉपर्टी है वो कंसीडर करनी है, कॉपर या कार्बन की नहीं करनी, ठीक है। और साथ में बोला है कि ये रिएक्शन जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में कराई गई है, ओके। फॉर्मूला पता है, डाटा दिया है, बस आंसर निकालना है। कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट कैसे बनेंगे, इतना ml बना है गिवन वॉल्यूम, डिवाइड बाय क्या लेंगे, हमारे पास स्टैंडर्ड कंडीशंस हैं तो अपने इस वॉल्यूम से डिवाइड कर लेंगे, तो हमें 3 × 10⁻³ मोल्स मिल जाएंगे प्रोडक्ट, ओके। टाइम आपको 5 मिनट का दिया ही है। अब आपको मोल्स ऑफ कैटलिस्ट और निकालना है। मोल्स ऑफ कैटलिस्ट मतलब मोल्स ऑफ प्लैटिनम, और मोल्स ऑफ प्लैटिनम कैसे निकालेंगे, आपको मास प्लैटिनम का गिवन है 8.2% ऑफ दिस, सो 8.2 डिवाइड बाय 100 × 5 × 10⁻³ दिस इज योर इतना ग्राम ऑफ प्लैटिनम, ओके। दिस इज इतना ग्राम ऑफ प्लैटिनम हैज बीन यूज्ड, ये मास गिवन है, डिवाइड बाय इसके मॉलिक्यूलर वेट से कर देंगे, 195 होता है। सॉल्व करेंगे, प्रोडक्ट निकाल कैटलिस्ट के मोल्स निकालेंगे और फिर टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। मैं कैलकुलेशंस कर लेती हूँ।
ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे 2.1 इंटू 10⁻⁻6 आ जाएगा, और फिर इसकी वैल्यू पुट करेंगे टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। टर्नओवर फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, यहाँ लिख लेते हैं, 3 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाई 2.1 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 5, इसको सॉल्व करेंगे 286 मिनट इनवर्स आ जाएगा। ओके, सो दिस इज योर टर्नओवर फ्रीक्वेंसी। 1 मिनट में 286 यूज हो रहा होगा यूनिट्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज अ रिजल्ट ऑफ डिटेल्ड क्रिस्टल एनालिसिस, क्रिस्टल एनालिसिस आ गई अब कॉपर प्लैटिनम की, जो हम लोग यूज़ कर रहे थे एज अ कैटलिस्ट, उस कॉपर प्लैटिनम को यहाँ पर लिया गया है, और यहाँ ये बोला है कि हमारे पास द सब्सक्रिप्ट्स इंडिकेट मोलर परसेंटेज ऑफ एटम्स, मतलब जो सब्सक्रिप्ट में लिखा है x और y वो मोलर परसेंटेज बता रहा है एटम्स की अलॉय स्ट्रक्चर में। ओके, मतलब x% प्रेजेंट है और y प्रेजेंट। फिर इट वॉज डिटरमाइंड दैट ये फेस सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर बनाता है प्लैटिनम, मतलब प्लैटिनम जो है वो FCC फॉर्म कर रहा है। FCC का मतलब क्या है कि कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और फेस पे प्रेजेंट होगा। ओके, कॉर्नर और फेस पे अगर प्रेजेंट होगा तो प्लैटिनम एटम्स ऑन द फेस ऑफ, लेकिन जो प्लैटिनम एटम्स फेस पे हैं वो कॉपर के द्वारा रिप्लेस कर दिए गए। ओके, क्लियर? तो कॉपर के द्वारा अगर रिप्लेस कर दिए गए तो आपको पता है अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकालूं कॉपर का तो फेस पे 1/2 कंट्रीब्यूशन, 6 फेस हैं टोटल, तो कॉपर के 3 एटम्स हो गए, और इसका कॉर्नर पे निकालूं तो 8 × 1/8 विच इज इक्वल टू 1, तो कॉपर 1 हो गया, नहीं 3 हो गया, प्लैटिनम 1 हो गया। ओके, बस यही पूछा था, कॉम्पोजिशन निकालो अलॉय पार्टिकल्स का x और y का इसमें। तो आपको क्या करना था आपको क्या करना था, आपको लिखना था पूरा, पहले लिखना भी है, प्रॉपर लिखना है कि FCC पे कॉर्नर एटम्स पे अगर हैं तो इसका कंट्रीब्यूशन निकाल के 1 एटम आएगा प्लैटिनम का, इधर 3 एटम आएंगे, बट वो 3 एटम कॉपर से रिप्लेस हो गए इसलिए 3 एटम कॉपर के हो जाएंगे। और अगर मुझे कॉम्पोजिशन लिखना है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कॉपर 75 और प्लैटिनम 25। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको शेप बतानी है कैसी होगी। अब अगर शेप बतानी है तो बनाना ही पड़ेगा, क्यूब बनाना पड़ेगा बेसिकली। और इसमें आपको बस दिखाना है ये प्लैटिनम एटम्स प्रेजेंट हैं, ओके, एंड देन यू हैव कॉपर एटम्स एट फेस सेंटर, copper at face center are platinum as corners। क्लियर? बस यही बताना था। नेक्स्ट क्वेश्चन हाँ जी, ये क्वेश्चन की बात करें अगर हम, इस क्वेश्चन में क्या दिया है, अनदर अलॉय हैज़ कॉपर टू Pt1 कंपोजिशन। देखो यहाँ पर एक कंपोजिशन दी है, मतलब कॉपर और प्लैटिनम 2:1 की रेशियो में है, और आपको डेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो कैसे डेंसिटी फाइंड आउट करेंगे, तो देखो पहले आपको कॉपर और प्लैटिनम की एग्जैक्ट कंपोजिशन एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा कि एग्जैक्ट कितने नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है, ताकि हम मॉलिक्यूलर मास निकाल सकें इसका। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, आपको पता है टोटल नंबर ऑफ एटम्स जो प्रेजेंट है, क्योंकि FCC यूनिट सेल है तो 4 है, तो उसमें से 2:1 की रेशियो में है, तो 2/3 × 4 हमारे पास कॉपर प्रेजेंट होगा विच इज इक्वल टू 2.66, और प्लैटिनम की बात करें तो 1/3 × 4 that is equal to 1.33। okay, so this is the exact number of atoms present, exact composition। तो ये जो चीज़ थी ये आपको ध्यान रखनी थी यहाँ पे, क्योंकि अगर आप ये लेके क्वेश्चन कर दोगे ना, बेसिकली अलॉय है ना ये, तो अगर आप ये लेके कर दोगे तो ये आपका आंसर गलत आएगा, आप डेंसिटी सही नहीं निकालोगे और आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। और यहाँ पर क्योंकि यहाँ पे 3 ही एटम्स हो रहे हैं, हमें 4 के अराउंड लेना है, 4 था Z, तो इसीलिए हमने इसकी कॉम्पोजिशन निकाल ली बाय दिस मेथड। क्लियर? अब आप डेंसिटी निकाल लो। सबसे पहले मास निकाल लो, 63.5 × 2.66 प्लस 1.33 × 195.1, ये मास आ जाएगा। वॉल्यूम हमारे पास क्या आ जाएगा, क्योंकि FCC यूनिट सेल है, एज लेंथ गिवन है, तो A³ हो जाएगा 380
इनटू, क्योंकि ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में निकालनी है तो हमें पता है पिकोमीटर इज इक्वल टू 10⁻8 सेंटीमीटर क्यूब, ये हो जाएगा। दिस इज वॉल्यूम। ओके, तो अब बस आपके पास क्या हो गया, मास आ गया, वॉल्यूम आ गया, डेंसिटी। अब हाँ, ये चीज़ और ध्यान रखेंगे, मास बाय वॉल्यूम इनटू यहाँ पर Na भी करना पड़ेगा, मास डिवाइड बाय Na करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगी, डेंसिटी की वैल्यू आ जाएगी। सॉल्व कर लीजिए, 6 × 10⁻23 इंटू 380 इंटू 10⁻⁻24 इसका क्यूब ऊपर हो जाएगा अपने पास। सॉल्व करो कैलकुलेटर से, and you will get the value 12.97 सेंटीमीटर ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। सॉल्व कर लेंगे। बस यहाँ पर इस क्वेश्चन में आपको यही ध्यान रखना था कि यहाँ पर कॉपर और प्लैटिनम एटम्स कितने प्रेजेंट हैं। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप आंसर निकाल सकते थे। क्लियर? तो देखो, ये जो क्वेश्चन था, ये जो प्रॉब्लम थी वो 58 मार्क्स की थी और मुझे नहीं लगा कि कहीं भी आपको बहुत ज़्यादा ऐसा सोचना पड़ा हो या बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट कोई क्वेश्चन पूछ लिया हो। जो आपने पढ़ा हुआ है जेई के लिए वही यहाँ पर पूछा गया है। और कोई रिएक्शन अगर नहीं भी पता है तो उसके बारे में उसने लिख के दिया है कि ये रिएक्शन ऐसे ऐसे होती है, उसे बैलेंस कर दो, ठीक है। तो अगर आप ये क्वेश्चन करके आते हैं तो आपको 58 मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। बस लिखना सही से है, अच्छे से लिखो, अच्छे से बैलेंसिंग करो। और जैसे कि ये क्वेश्चन है तो इसमें पहले आप कॉम्पोजिशन निकाल के ये बताओ कि एक्चुअल जो रहेगा वो ये रहेगा। फिर उसके बाद डेंसिटी मास बाय वॉल्यूम होती है, मास कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एंड देन यू विल कैलकुलेट द आंसर। क्लियर? ओके, थैंक यू एंड कीप लर्निंग।